बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। उनका एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें बहुत सारे इंकशाफात और बहुत सारे दावे तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से भी आवाम को आगाह कर रहे हैं। ज़रा उस पर हम गौर करना चाहेंगे। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि कभी बानी पीटीआई की बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी उन्हें खाना नहीं दिया जाता। विफाक को और पंजाब हुकूमत को मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। कितना अलार्मिंग हो सकती है ये स्टेटमेंट, इस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। ये जो दावे और जो स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इसके हवाले से तो ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी पीटीआई के 1 नवंबर के जलसे के हवाले से। ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर ही ये जलसा पेशावर में किया जा रहा है। अब इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट फ़रुख नवाज़ भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार नादिर गुरमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। इस वीडियो बयान जिसको मैंने मेंशन किया है, इसमें जितने दावे जितनी बातें कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके जितने भी फैंस हैं, उनकी नज़र में अली अमीन गंडापुर साहब का स्टांस क्या है? देखें, सबसे पहले जो बात है ना वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा और अब वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब के पहले जो वीडियो बयानात थे बिजली के हवाले से और वफाक के हवाले से, जो उन्होंने कहा था कि हम वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं कि बिजली का इशू जो है वो रिजॉल्व करे, उस हवाले से भी जो पीटीआई की बाकी क़यादत थी इस्लामाबाद के अंदर, वो अली अमीन गंडापुर साहब के उस बयानात से इत्तफाक नहीं करती थी। अब भी जो बयानात दिए जाते हैं उनको अगर आप देख लें तो बैरिस्टर गोहर ने कभी भी अली अमीन गंडापुर साहब के बयान को ओन नहीं किया। इवन जब धरनों की बात की गई, जो एहतजाजों की बात की गई, तो उस हवाले से भी पार्लिमान के अंदर अगर आप उमर अयूब को बतौर अपोजिशन लीडर या शिबली फराज को बतौर अपोजिशन लीडर देखें तो वो कभी भी उनसे इत्तफाक करते हुए नजर नहीं आते। और यही वजह है कि जब भी एहतजाज हुआ है तो दूसरी मर्तबा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद में आते हैं और फिर चंद घंटों के लिए वो लापता हो जाते हैं। और लापता हम नहीं कह रहे, पीटीआई की क़यादत खुद कहती है, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे वो पोस्ट जो है वो रखना शुरू कर देते हैं कि वजीर आला जो है वो लापता हो गए। और फिर हम देखते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अचानक जो है वो अपीयर हो जाते हैं, वहां पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त बीच में जो हम देख रहे थे कि मजबूती के साथ हमें सामने आता हुआ नजर नहीं आता कि वो कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर अभी भी यहाँ पर जो क़यादत मौजूद है वो बात नहीं करती। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बयानात तो देते हैं, लेकिन मेरा अपना तज्जिया है कि उनके बयानात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाल ही की मिसाल अगर आप ले लें, जो डी चौक पर पहुंचने वाली बात थी, तो डी चौक पर तो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुंचे थे, वो जिना एवेन्यू पर पहुंचे थे और जिना एवेन्यू पर कारकुनान को छोड़कर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस रवाना हो गए थे। तो वो जितना अल्टीमेटम देते हैं या जो थ्रेट करते हैं या जो दावे करते हैं वो हमने नहीं देखा कि वो कभी अली अमीन गंडापुर ठीक हो गया। नादिर साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आपकी नज़र में भी क्या ये बात दुरुस्त है, जैसे कि नादिर साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के दावे या फिर उनके थ्रेट्स को हमें इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद सबसे पहले गायब हो जाते हैं, और यही बात इस बात की निशानी है कि पीटीआई में क़यादत की कमी नज़र आ रही है हमें? देखें, पीटीआई का जहाँ तक मसला है, जिस तरह जो है वो पीपल्स पार्टी की मैं आपको मिसाल दूंगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द घूमती थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के सारे फैसले बेनज़ीर भुट्टो साहबा करती थी। बल्कि यहाँ तक हुआ कि जो उस वक़्त के बुज़ुर्ग थे जो अपने आप को बड़े महान समझते थे कि हम बड़े जो हैं वो शायद हमारे पास बड़े वोट हैं, मुस्तफ़ा खार जतोई साहब, इनको उन्होंने कहा कि बीबी ने कहा आई डोंट नीड बाबाज और मैं अपनी टीम लेकर आऊँगी। और फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के आप फैसले जो हैं वो सारे अपना सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो बहरहाल आसिफ अली जरदारी का होता है। तो इसी तरह जो पीटीआई है
वो जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान के गिर्द घूम रही है। ठीक है। और चूंकि वो एक अरसे से जो है वो जेल में है और उस वजह से जो है वो पीटीआई के अंदर जो मामलात सामने आए हैं, ख़ास तौर पर जो है वो अली अमीन के हवाले से पीटीआई के अंदर जो हल्के हैं वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो चेयरमैन पीटीआई की बजाय जो है वो कहीं बानी चेयरमैन पीटीआई की बजाय या क़यादत से बात करने की बजाय कोई और बात कर रहे होते हैं, और उनकी बात को इसलिए भी ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ नादर गुरमानी से कि उनकी इस बात को इस हवाले से भी संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है कि 2 दफ़ा जो है वो पीटीआई के वर्कर्स के साथ, जिसमें 700-800 के करीब तो जो है वो जब लोग जाते हैं बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनके साथ, और पीटीआई की जो दीगर क़यादत है उनके साथ जो है वो 2 दफ़ा जब हाथ हो चुका है तो अब वो मज़ीद जो अली अमीन की किसी बात पे जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो कान धरेंगे। लेकिन फिर ये धमकी देना, ये थ्रेट देना कि अगर बानी पीटीआई के हवाले से कोई भी इत्तलात मौसूल हुई या उन्हें तंग किया गया तो फिर पूरा मुल्क बंद कर देंगे। देखें, जहाँ तक उनका ये है कि जी तंग करेंगे, वो असल में अभी तक तो वो अपनी सफाइयों में लगे हुए हैं, वो अपनी सीट को जो है वो बचाना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर केपी के अंदर जो है वो पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो है 2 धड़े जो हैं वो वाज़े तौर पर सामने आए हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि हम बराह रास्त जो है वो इमरान खान को जो है वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें ख़ास तौर पर एक वज़ीर को जिसको हटाया गया है और अली अमीन ने हटाया था, उसके हवाले से था कि वो जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा था और वो पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उसको पसंद भी करते थे, लेकिन इन्होंने हटा दिया। अब जो है वो अली अमीन का अपना किरदार इतना ज़्यादा मशकूक है कि एक तो जो है वो 2 दफ़ा ये हाथ कर चुकी हैं कि गायब हो जाना, गायब होने के बाद अचानक जो है वो मंजर आम पर आ जाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी, कौन सा ऐसा जो है उनके पास अलादीन का चिराग था, या कौन सा ऐसा जिन था कि वो नज़र नहीं आए, बाकी सारे लोग जो हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी के जो जितने लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और अली अमीन साहब जो है वो अचानक बच गए और फिर अचानक वो नमदार होते हैं, या अली अमीन साहब जो है उनके दिल में छुपा है, कभी ना कभी इसका अगर इज़हार नहीं, करना चाहे तो कर इसका देंगे। बहुत सारे जो जराए हैं, बहुत सारे हल्के जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह उनको पहुंचाया गया, क्योंकि वो रद्द अमल आ रहा था पीटीआई के हवाले से, जो वहाँ की असम्बली है, आपने देखा होगा कि असम्बली से जब सख्त किस्म का रद्द अमल आया तो फौरी तौर पर अली अमीन जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। ठीक हो गया। भट्टी साहब, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जरा ब्रेक के जाने बढ़ने का कहा जाए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बिलखुसूस हम ये भी जानेंगे कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या ये जलसा कामयाब हो पाएगा या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नादिर साहब, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि जब हम वापस आएंगे तो हम इस बात पर ज़रूर बहस करेंगे कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर जलसा करने जा रहे हैं, पंजाब और सिंध क्यों नहीं, पेशावर ही क्यों? एक तो ये सवाल। दूसरा, क्या वाकई बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर में जलसा हो रहा है? देखें, अगर बानी पीटीआई की आप ख़ास तौर पर एहतजाज और जलसों के हवाले से उनके बयानात देख लें या उनकी हिदायत, तो खान साहब ने ये वाज़े तौर पर हिदायत दी हुई है, जिसका बैरिस्टर गौहर ने भी जिक्र किया हुआ है कि वो चाहते हैं कि अगर हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती तो फिर आप जलसे ना करें। और माजी में ये हुआ है कि हुकूमत ने जब उनको रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने एहतजाज किया था और एक ही दिन में वो एहतजाज उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि खान साहब ये हुकूमत के साथ ये टसल नहीं चाहते या उनके साथ ये लड़ाई नहीं चाहते। दूसरा, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसे की बात है, तो देखें वहाँ पर उनकी हुकूमत है और पीटीआई वहाँ पर कंफर्टेबल है। पीटीआई वहाँ पर लोग भी इकट्ठे कर सकती है और नो डाउट अगर इस्लामाबाद में भी जलसा या एहतजाज होता है तो आपको ज़्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा के नज़र आते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि इस वक्त पीटीआई के अंदर जो पार्टी का क़यादत का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है। अभी रिसेंटली आप लतीफ़ खोसा साहब का बयान उठाकर देख लें तो उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी को पार्टी की क़यादत जो है वो संभाली जाए, क्योंकि इस वक्त इब्हाम है कि सलमान अकरम राजा साहब एक बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर एक बात करते हैं, फिर असद कैसर और उमर अयूब साहब जो हैं वो दूसरी बात करते हैं। तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है। अब लतीफ़ खोसा साहब, सर आप जो बात कर रहे हैं, अब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, आपको लगता है कि बुशरा बीबी इस पोजीशन में है कि वो पार्टी क़यादत संभाल सकें? देखें,
अगर बैरिस्टर गौहर साहब संभाल सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो तो अल्टीमेटली फैसला तो खान साहब का होगा। वो कह रहे हैं कि मोरूसी सियासत पर वो यकीन नहीं रखते। लेकिन आप पीटीआई के कारकुनान को देखें, पीटीआई के कारकुनान आपको कभी सलमान अकरम राजा साहब के पीछे नजर आते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर के, कभी शानदाना गुलजार साहब के पीछे, तो कभी शेर अफजल मरवत साहब के वो पीछे आपको नजर आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जाहिर करती हैं कि पार्टी के अंदर कोई एक शख्स जो है वो लाइन देने वाला नहीं है, तो फुकदान अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। भट्टी साहब, इस फुकदान के किस तरह से समेटा जा सकता है? क्या बुशरा बीबी के क़यादत संभालने के ऑप्शन पे अगर काम किया जाए तो पीटीआई के जितने फॉलोअर्स हैं, जिसका जिक्र अभी नादिर गुरमानी साहब कर रहे थे कि वो स्कैटर्ड हो चुके हैं, उनको यकजा करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है? देखिए, उनको यकजा करने में जो है वो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी से ज़्यादा जो इस वक्त किरदार हमें नज़र आया, और हम अगर माजी में भी जाएं तो माजी में भी जो सियासत के अंदर किरदार रहा है, वो हम सबसे पहले या सबसे बड़ी मिसाल हम देते हैं कि जब भी पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हम मोहतरमा फातिमा जना का किरदार नहीं भूलते कि किस तरह वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दलेरी के साथ जो है वो अलीमा खान ने गिरफ्तारियाँ दी हैं डी चौक के अंदर, और उनका बड़ा वाजे जो है वो स्टांस है, तो अगर जो है वो अलीमा खान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो उनको ये जो है वो दे दी जाए, जिम्मेदारी ये दे दी जाए, तो शायद चीज़ें बेहतर हों। लेकिन ये सारे फैसले बहरहाल जो है वो पीटीआई ने करने हैं, और ये सारा क्यास उस वक्त तक रहेगा जब तक जो है वो बानी पीटीआई जो है वो खुद किसी भी तरह जो है वो कोर्ट्स के अंदर नहीं आते। कोर्ट्स में भी आ जाते हैं तो देन भी उनकी बात मीडिया पे जाती है, तो उसकी ये वैल्यू होती है कि जो उन्होंने खुद ये कहा है कि ये इस तरह हो। अब एक शख्स जो है वो अंदर है, उसके साथ मुलाकात में अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है। उसको हर शख्स जो है वो बैठा हुआ अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और अलिया अमीन के पास, चूंकि अलिया अमीन जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिशरी है कि वो इस वक्त जो है वो सूबे का जो है वो वज़ीर आला है, और उसमें जो है ज़ाहिर है वज़ीर आला के पास बेशुमार इख्तियारात होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं कि अली अमीन जो है वो नहीं चाहता कि वो उन इख्तियारात से जो है वो पीछे हटे, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर कुछ ना कुछ वो अपना चूरन जो है वो चलाता रहेगा तो किसी तरह जो है वो केपी के लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि केपी पर फोकस कर लिया जाए, सूबे में बहुत सारे मसाइल हैं उनको हल करने पर फोकस कर लिया जाए, सिर्फ सियासी मफाद पे ही क्यों बात करना फोकस? देखें, बात ये है कि जो आप मसाइल की बात कर रही हैं वो केपी के अवाम के साथ, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह के वो सूबे के अंदर के मामलात हैं उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाली अलिया अमीन ही नहीं है। मैं बात करूँ कि सिवाय इसके कि जो संजीदा कोशिशें वहाँ पे की हैं, ख़ास तौर पर जो है वो गवर्नर केपी के, मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगा कि उन्होंने वहाँ पे मिनॉरिटीज़ डे मनाया, उन्होंने वहाँ पे कोशिशें की, ठीक है, फैसल करीम कुंडी ने। तो मुझे आप ज़रा ये बताएं ना कि ये अवाम को कितना एक बेवकूफ़ समझते हैं। आपको पता है कि कुंडी साहब और अलिया अमीन आपस में उनकी रिश्तेदारी है और करीबी रिश्तेदारी है। अच्छा? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी करीबी रिश्तेदारी है। बल्कि जब मुश्किल वक्त था अलिया अमीन के हवाले से, तो अलिया अमीन को जो है उस मुश्किल वक्त में रेस्क्यू करने वाले फैसल करीम कुंडी की फैमिली थी, यानी इंतहाई करीबी इनकी रिश्तेदारियाँ आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ तो ठीक हैं, लेकिन बयानात आप देखें कि ऐसे देते हैं कि जैसे कल ही जो है वो शायद लड़ाई हो जाएगी, कल ही को गवर्नर राज जो है वो लग जाएगा। देखिए केपी मैं वही कह रहा हूँ ना, केपी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो है वो जिस तरह न्यूट्रल मानकर बैठी हुई है, साइड पर बैठी हुई है, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपनी टीम को ज़रा मुतहर्रिक करे। देखें, उस सूबे में जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें आप इस बुनियाद के ऊपर तो उनके हक को जो है वो दबा नहीं सकते ना कि जी उनका तल्लक चूंकि केपी के से है तो वो यही बात तो हम पहले माजी में होती रही कि जी फलां फलां सूबे से है उसको रहने दें। पंजाब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की धरती जो है उसको सबसे ज्यादा जो है वो इसी वजह से गाली पड़ी, और पंजाब के लोगों को जो है वो मुर्दे इल्जाम दीगर सूबों के लोग ठहराते हैं, अच्छा नहीं समझते, उसमें आम पंजाबियों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा सर, ये एक स्टेटमेंट और है, वो
भी मैं चाह रही हूँ ज़रा आप उस पर भी कमेंट कर दें कि वो कह रहे हैं कि हर हल्के से 1,000 कारकुनान लाने की हिदायत भी की गई है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखें, बात ये है कि वहाँ उनकी हुकूमत है। ये जलसे के हवाले से बात जी जी, जलसे के हवाले से वहाँ उनकी हुकूमत है। वो गैदरिंग जो है वो अली अमीन जो है वो कर लेगा, ठीक है। और वो दरअसल जो उसकी सुबकी हुई है उससे वो निकलने के हवाले से जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा है कि किसी भी तरह जो है वो हम इससे बचें, इससे जो है वो निकलने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि इस मुल्क का जो आम आदमी है, देखें इस वक्त जिस बात पे बात नहीं हो रही वो है आम आदमी, यानी आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, आम आदमी के जो मसाइल हैं। अभी जो है वो नया सीजन आ गया है, गंदम का किसान को रेट नहीं मिला, और अभी जो है नई फसल जो है वो आ गई है। तो इस हवाले से जो आम आदमी के जो मसाइल हैं दिन ब दिन इतने बढ़ गए हैं कि सफ़ेद पोश तबका जो है उसको हम ख़त्म करने पर तुल गए। ये सारे मसाइल की वजह ये जो आम आदमी जलसे में निकलेगा ना, क्या वहाँ पे वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकलेगा या फिर अपने कायद के लिए निकलेगा, लीडरशिप के फुकदान को ख़त्म करने के लिए निकलेगा, लीडरशिप से गिले शिकवे करने के लिए निकलेगा? क्यों निकलेगा? वो इसलिए निकलेगा कि खाली वो जलसा नहीं है, जमाते इस्लामी ऐलान कर दे लोग फिर भी निकल आएंगे, कोई और ऐलान कर दे लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना वो है उनके अपने मसाइल की वजह से। ठीक है, जब तक आप लोगों को डिलीवर नहीं करते, और उसमें आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा। सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो है वो पिछले दिनों मेरे पास एक रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में था कि जी इतने लाख बच्चे जो है वो सिंध में, पंजाब के अंदर कुछ एरियाज हैं वहां पे भी, दीगर सूबों में भी उनको जो है वो खुराक की कमी का शिकार हैं। ठीक है, उनको खुराक नहीं मिल रही। आम लोग जो हैं वो खुद सेहत के मसाइल हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, दवा नहीं मिल रही, हेल्थ के आपके इतने सीरियस किस्म के इश्यूज हैं कि हेल्थ के हवाले से आपका कोई वर्क नहीं है। तो जो पब्लिक है, जो आम पाकिस्तानी है, उनको वो बेसिक नेसेसिटीज को रो रही है, अगर बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक उसकी पूरी नहीं होती, मैं आपको ये बता दूं वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है और उनको ठीक करने की जरूरत है। और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताना चाहता हूँ। आप यहाँ ये बात कर रहे हैं ना KPK की, वफाक की, दीगर की, अभी इससे पहले जो है हम गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि सूबों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वफाक के अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना कि रूल्स को वायलेट किया जाता है। यानी ये पॉलिसी है जिसके तहत ये कहा जाता है कि फलां शख्स जो है वो 2 साल या 3 साल के लिए डेपुटेशन पर मदर डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन यहाँ तो जनाब ऐसा चक्कर ही कोई बिल्कुल ऐसे ही है। सर बजा फरमा रहे हैं आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाजरीन, नादिर गुरमानी साहब और फारूक भट्टी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना तज्जिया पेश किया। इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके पेश नज़र मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 28 अक्टूबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। 3 नवंबर तक इसका 7 रोज़ा ये पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया गया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। नाज़रीन, अब जब हम बात करते हैं कि पोलियो वायरस का खात्मा क्यों नहीं हो रहा, ग्लोबली अगर इसको डिस्कस किया जाए तो सिर्फ 2 ऐसे मुल्क रह गए जहां अभी भी पोलियो वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ अभी भी एक मुल्क है कि जहां आए रोज़ पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें कमी कैसे वाक़ई हो सकती है, कमी के लिए हमें क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस का इसमें क्या किरदार है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नासिर राना साहब। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सर आपसे मेरा एक ये सिंपल सवाल होगा, अगर हम ग्लोबली इसको डिस्कस करते हैं तो सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक मुल्क है। सर पाकिस्तान से आपकी नज़र में पोलियो वायरस का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा कि इस वक्त 2 कंट्रीज रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी तक पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब पोलियो के केसेस अपने बच्चों में कवर करता है तो अफगानिस्तान की तरफ से जो कवरेज पूरी नहीं होती। तो आजकल चूँकि ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज इतनी रैपिड हैं कि जो लोग वहाँ पे जो कैरियर हैं पोलियो वायरस के, जिनके अंदर पोलियो वायरस होता है और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, से फॉर एग्जांपल ही फ्रॉम अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से वो पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पूरे पंजाब या बाकी सारे पाकिस्तान में
24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेवलिंग कंप्लीट हो जाती है। यानी हम इधर तो कवर करते हैं, लेकिन वहां से वायरस फिर आ जाता है और फिर यहाँ पे सीवरेज वाटर में चला जाता है, फिर सीवरेज वाटर के नमूने पॉजिटिव आ जाते हैं और वो फिर ये अच्छा साइकिल चल रहा है कि अभी तक इसको ब्रेक नहीं हो सका। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए भी ज़रूरी है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है वायरस? बिल्कुल जी, जितनी ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये सारी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। चाहे पोलियो हो, चाहे खसरा है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, चाहे कुछ भी है। कुछ पानी के जो पीने का पानी होता है या पानी खाने पीने की चीजें, कुछ उसमें से ट्रांसफर होती है कुछ बीमारियां जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। कुछ बीमारियां एयर के थ्रू जाती हैं जिनको हम एयर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। तो ये जो पोलियो है ये वाटर बॉर्न डिजीज में आता है। ये पोलियो के अलावा टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, भी पानी से फैलती हैं, हैजा है और गैस्ट्रो है। इसी वजह से यहाँ से देखें आपने, ना टाइफाइड खत्म हो रहा है हमारे यहाँ, ना कॉलरा खत्म हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से पीने के पानी का बड़ा प्रॉब्लम है लोग। अक्सर जगहों पे पानी मिक्स आ जाता है, खराब आता है, जिसमें पोलियो का वायरस भी पाया जाता है। और वो वायरस जिस बच्चे के अंदर जाता है और जिसने अगर इम्यूनिटी जिसमें नहीं है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उसको वो फिर डिजीज काज कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब इंसदादे पोलियो मुहिम का भी आगाज हो गया है। हुकूमत ने बड़े खूबसूरत स्लोगन के साथ इसको स्टार्ट किया है कि फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। यहाँ फैसला और इकदामात दोनों सवालात रेस होते हैं कि हम ये क्या इकदामात कर सकते हैं अपनी तरफ से, और हुकूमत को मजीद कौन कौन से इकदामात करने चाहिए ताकि पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन हो सके। देखिए जी, जहाँ तक अभी तक एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की या हेल्थ प्रोफेशनल्स की, वो तो अभी काफी सारी एफर्ट्स हैं और इसके ऊपर हजारों की तादाद में जो पोलियो वर्कर्स काम करते हैं और करोड़ों नहीं बिलियंस ऑफ रुपीज मुहिम पे लगते हैं, इस वैक्सीनेशन पे लगते हैं। अब गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, लेकिन अब पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत सारी जगहों पे उस तरह नहीं है। अब इस लेवल पे जाके जब गवर्नमेंट एफर्ट करे, उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सख्ती करे कि जो बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं कराते उनको स्कूलों में एडमिशन के वक्त चेक करें, उनकी ट्रेवलिंग के वक्त चेक करें, कहीं पे आना जाना हो जगह जगह चेकिंग करें, जैसे सारी दुनिया में किया जाता है। सारी दुनिया में लोग चेक भी करवाते हैं, चेक करवाने के बाद ही काम आगे चलता है। तो उस वजह से ये वहाँ पे कंट्रोल हुआ है। सारी बीमारियां इसी तरह कंट्रोल होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं होता अक्सर जगहों पे, जिसकी वजह से ये बीमारियां फिर कंट्रोल में नहीं आती। सर, यहाँ पब्लिक अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा हमें मसला नजर आता है कि लोग शऊर उजागर नहीं करने की कोशिश करते, या फिर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स पोलियो के कतरों के हवाले से पाए जाते हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं और उसमें कौन कौन किरदार अदा कर सकता है आपकी नजर में? हाँ जी, उसमें देखिए जी, सबसे ज्यादा किरदार तो आजकल सोशल मीडिया का है। ठीक, सोशल मीडिया लोग हर वक्त, आपको पता है, ये देखते रहते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, जितने भी मीडियम्स हैं। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया है, इन सारों का रोल है। उसके अलावा फिर ये होना चाहिए कि जो स्कूलों में सिलेबस में शामिल किया जाए बच्चों के, बड़ों के, ताकि बच्चों को शुरू से ही पता हो कि बीमारियां कितना कंट्रोल होती हैं। अब बाहर की दुनिया के जो बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र 10, 12, 14 साल होती है, उनको बहुत सारी बीमारियों का वैसे नॉलेज होता है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है। तो हमें भी अपने सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए ताकि बच्चों को शुरू से ही हम इसके बारे में नॉलेज में उनको दे सकें, ताकि वो बड़े होकर इस पे फॉलो करें। बिल्कुल सर, ये बड़ी अहम बात आपने की है डॉक्टर साहब। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि करिकुलम में इसको अगर हम इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को शुरू से ही अगर ट्रेनिंग दी जाए, उनकी तरबियत में इनकलकेट किया जाए कि आपने मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से कैसे बचना है, खुद को कैसे महफूज रखना है, तो ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, जहाँ असातिज़ा कराम का रोल है वहीं उलमा कराम भी खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं हमारे मुल्क में, वो इसमें क्या हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें जी, टीचर्स के अलावा उलमा कराम का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा आप कह लें कि जो आजकल रोल मॉडल्स होते हैं, प्लेयर्स हैं, शोबिज़ के लोग हैं, सारों का रोल है। सारे अपना रोल प्ले करेंगे तो एक माशरे में से एक चीज खत्म होगी, क्योंकि इतनी बड़ा हमारी सोसाइटी भी छोटी सोसाइटी तो है नहीं और इसमें बड़ी ज्यादा वैरायटी है। 22-23 करोड़ का कंट्री है। कोई 60-70 लाख का होता तो हम कह सकते थे जी बड़ा हो सकता है। तो सारों को रोल प्ले करना चाहिए, उलमा को भी करना चाहिए, शोबिज़ के लोगों को भी करना चाहिए, प्लेयर्स को भी करना चाहिए। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं उसी को अगर हम मज़ीद आगे लेकर चलें तो वालिदैन के लिए भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी, जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं वहां अगर सज़ा का कॉन्सेप्ट भी आ जाए कि अगर अपने बच्चों को कतरे पिलाने से अभी भी रिलक्टेंट हैं तो फिर शायद बेहतरी आ सकेगी। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सारी दुनिया में देखें काउंटेबिलिटी के बगैर कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी चीजों की काउंटेबिलिटी बहुत कम है ही, आप समझ लें कि है ही नहीं है। कोई ट्रैफिक रूल्स है उसको वायलेट करे, कोई अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं है। कोई लोग ऑफिस में लेट आए जल्दी चले जाएं, कोई अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है।
चीजों के खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसी तरह वैक्सीनेशन में भी लोग लापरवाही करते हैं। जैसे जैसे अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होगी, शऊर के साथ अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एक काम जो सारी दुनिया ने किया तो पाकिस्तान भी कर सकता है। नो इशू। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बढ़ती हुई तादाद यकीनन वो खदशात उजागर कर रही हैं कि हमें कंट्रोल करने के लिए मज़ीद एफर्ट्स करनी है और इसके लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, मैं चाहूँगी अपने मैसेज में आप इसको मज़ीद थोड़ा सा इन्फोर्सली कहें, पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी, और बच्चे खुद भी ये अवेयरनेस जनरेट करें कि हमने अपने से छोटे बच्चों के लिए ये अवेयरनेस उजागर करनी है, उनके अंदर शऊर बेदार करना है कि आपने पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पीने ही पीने हैं। बिल्कुल जी, देखें मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि बच्चों को एक रूटीन के फांसी टीके सारे लगवाएं, फिर जब पोलियो कैंपेन चलती है उसमें कतरे पिलाएं। तीसरा है इनके खाने पीने की चीजों का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। उससे सफाई का ख्याल रखने से ये पोलियो से भी बचेंगे, बाकी बीमारियों से भी बचेंगे। वरना एक बीमारी एक घर में अगर लग जाए, एक खानदान में लग जाए, तो उस खानदान के लिए तो एक ट्रेजेडी है, सारी उम्र के लिए कोई मजबूर हो जाता है। ये कोई आम बीमारी तो है नहीं कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूटी, 3 महीने बाद जुड़ गई, बंदा चलने के काबिल हो जाता है। एक दफा पोलियो हो गया तो सारी उम्र, 4 साल के बच्चे को पोलियो हो गया तो ताहयात वो मतलब अपाहज ही रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं और करना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मसला ये भी आता है कि घर में मौजूद बुजुर्ग थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं कि पोलियो वायरस से बचाव के कतरे ना पिलाए जाएं। ऐसे में वालिदैन भी मजबूर होते हैं कि घर में मौजूद जो बुजुर्ग हैं उनकी बात माने, या फिर बच्चों के लिए पोलियो के कतरे ज़रूरी हैं। तो ऐसे में कुछ प्रोग्राम्स का आप कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए कि उन बुजुर्गों के हवाले से भी हम बात कर सकें या उनको भी कन्विंस कर सकें कि पोलियो वायरस से बचाव के कतरे कितने ज़रूरी हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको भी कन्विंस करना चाहिए। देखें, पेरेंट्स जो हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनको तो बुजुर्ग ये भी मना करते हैं कि फेसबुक ना देखा करें हर वक्त, मोबाइल ना देखा करें। उस पर तो मना नहीं होते, पोलियो मना किया तो उस पर मना हो जाते हैं। ये तो देखो ज्यादती है ना, हर वक्त रात 2-2 बजे तक लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। वो तो बुजुर्गों के कहने पे के अगेंस्ट चलते हैं। तो इसलिए ये नौजवान नस्ल खुद ही इसको कन्विंस होगी या पेरेंट्स कन्विंस होंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। यकीनन ऐसा ही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि पोलियो वायरस से बचाव के लिए जहां हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं और इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी। अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि ये 2 कतरे फैसला करेंगे और आप ये फैसला करेंगे। अगर आप बच्चे को कल सेहतमंद और चाहते हैं कि आपका बच्चा कल चले, तो फिर आपने आज ही अपने बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह के बाद।